एक जंगल में पिंटू, रीनो, पिग्गी पिग और छोटू बेर मिलजुल कर रहा करते थे। वो सब आपस में अच्छे दोस्त थे और बहुत मस्ती किया करते थे। लेकिन उनकी दोस्ती से मगरू मगरमच्छ बहुत जलता था और हमेशा शेरा से उनकी बुराई किया करता था। शेरा को लगता था कि वो सब अच्छे लोग नहीं है। एक बार गर्मी के मौसम में बहुत तेज गर्मी पड़ती है और जंगल के सभी तालाबों का पानी सूख जाता है। तो छोटू कहता है, अरे भाइयों, इस बार तो बहुत तेज गर्मी पड़ी है। अब कहीं भी पीने की पानी नहीं है। अब हम क्या करें? चलो शेरा के पास चलते हैं, उनके तालाब में पानी है। लेकिन ये बात मगरू सुन लेता है और शेरा को जाकर भड़काता है। शेरा जी, आपके तालाब का पानी मांगने के लिए जंगल के वो बदमस्ती करने वाले जानवर आने वाले हैं। सिर्फ आपके तालाब में ही तो अब पानी बचा है। वो सब पानी पीकर आपके तालाब को खाली कर देंगे। अच्छा, ऐसी बात है मगरू, तुमने मुझे बताकर सही काम किया है। आखिर मेरा भी तो परिवार है। शेरा जी, मैं आपके सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे अपने तालाब का पानी पीने की इजाजत दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है मगरू, तुम मेरे तालाब से पानी पी सकते हो। तभी वहाँ बाकी जानवर आते हैं। शेरा जी, आप तो जानते ही हैं कि सिर्फ आपके तालाब में पानी अच्छा है। अगर आप हमें थोड़ा पानी पीने को दे दे तो अच्छा होगा। भाग जाओ यहाँ से, मेरे तालाब की तरफ देखना भी नहीं। सब जानवर डर के कारण वहाँ से भाग जाते हैं। शाम के समय शेरा का बेटा मछली का शिकार करने के लिए दूसरे तालाब के पास जाता है और पानी में छलांग लगा देता है। पानी कम होने की वजह से उसके सिर पर बहुत चोट लग जाती है। वहाँ पर दूसरे जानवर आ जाते हैं। अरे, ये तो शेरा का बेटा है, इसको तो बहुत चोट लगी है, इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हें याद है ना कि शेरा ने कैसे हमें धुतकार कर पानी पीने से मना कर दिया है। जब वो हमारी मदद नहीं करता तो हम उसके बेटे की क्यों करें? शेरा मतलबी है, हम नहीं। और देखो, इसकी जान खतरे में है। अगर मैं इसको जड़ी बूटी से ठीक कर दूंगा। फिर पिंटू जड़ी बूटी लेकर शेरा के बेटे पर लगा देता है और वो ठीक हो जाता है। तभी वहाँ पर शेरा आ जाता है। अरे, ये मेरे बेटे को क्या हो गया है? पापा, कम पानी के तालाब में मैं शिकार कर रहा था। मेरे सिर पर चोट लग गई थी, लेकिन पिंटू जी ने जड़ी बूटी लगाकर मुझे ठीक कर दिया। मुझे माफ कर दो, मैं मगरू के भड़काने में आ गया था। वो मुझसे तुम सबकी बुराई करता था कि तुम लोग आवारा हो, लेकिन तुम सब नेक दिल के हो। मुझे तुम लोगों की मदद करनी चाहिए थी। अब से तुम मेरे तालाब का पानी पी सकते हो। अब मैं मगरू को भगा दूंगा। मगरू ये सुनकर जंगल छोड़कर भाग जाता है। एक गांव के एक जंगल में पीलू और बंटी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था टिल्लू। दोनों पति पत्नी हर छोटी छोटी बात में झगड़ा करते थे। उन दोनों के झगड़े में टिल्लू बहुत परेशान होता था। एक दिन बबलू अपने बेटे को बर्गर लाके देता है। तभी वहाँ पीलू आ जाती है। सुनो जी, ये क्या बेकार की चीज खिला रहे हो मेरे बेटे को? मैं तो इसके लिए ताजी सब्जियों वाला नूडल्स बना रही हूँ, लेकिन आप जानबूझकर इसे ये बर्गर दे रहे हो जिससे ये मेरा हाथों का नूडल्स नहीं खा सके। टिल्लू, तू ये फालतू का बर्गर कचरे में फेंक दे। मैं ये बर्गर अपने बेटे के लिए सबसे महंगे फास्ट फूड रेस्टोरेंट से लाया हूँ। और तुम होती कौन हो मेरे बेटे को भड़काने वाली? बेटा, तुम्हारी माँ की मैगी को तुम गड्ढे में फेंक दो। ये सुनकर पीलू बहुत गुस्सा हो जाती है और एक बार फिर से दोनों पति पत्नी झगड़ा करने लगते हैं। मम्मी, पापा, मैं बर्गर और नूडल्स दोनों खा लूंगा। आप लोग झगड़ा करना बंद कीजिए। इसके बाद टिल्लू बर्गर में नूडल्स डालकर खाने लगता है। एक दिन बंटी पीलू के लिए हलवा लेकर आता है। पीलू, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट हलवा लाया हूँ। वाह जी, मैं भी आपके लिए आपकी फेवरेट चाय बना रही हूँ। अरे वाह मम्मी पापा, आप
आप दोनों कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। आज टीवी में न्यूज आई थी कि लोगों को कंपनी से निकाल रहे हैं। क्या आपको भी नौकरी से निकाल दिए हैं क्या? हाँ, मुझे निकाल दिए हैं। अब घर का खर्च तुम थोड़े दिनों के लिए चलाना पीलू। अरे लेकिन ईएमआई कैसे भरेंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मम्मी पापा, मेरे पास एक आइडिया है। आप दोनों मुझे नूडल्स और बर्गर खिलाने के लिए झगड़ा करते थे ना, और मैं दोनों को मिलाकर खा जाता था। नूडल बर्गर खाना मुझे बहुत पसंद है और सभी को नूडल और बर्गर पसंद आते हैं ना। क्यों ना आप मिलकर इसी को बेचने का काम शुरू कर दो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, सभी बच्चों को नूडल और बर्गर बहुत पसंद होते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन पूरे जंगल में कहीं नहीं है। हमारी दुकान खूब चल निकलेगी। और जल्द ही दोनों पति पत्नी नूडल बर्गर की दुकान शुरू कर देते हैं। पीलू वेज नूडल्स, एग नूडल्स और चिकन नूडल्स बनाया करती थी और बंटी बर्गर बनाया करता था और वो कस्टमर्स को सर्व करने लगे। इस तरह से दोनों की दुकान बहुत अच्छे से चल निकली। पीलू और बंटी का झगड़ा अब बंद हो चुका था। दोनों में प्यार बढ़ने लगा था और वो लोग बहुत पैसे कमाने लगे थे। बेटा टिल्लू, ये तुम्हारी ही आइडिया का कमाल है जो नूडल बर्गर लोगों को पसंद आ रहे हैं। हम खुद नौकरी करते थे, लेकिन अब हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं। मेरे लिए तो आप दोनों का प्यार से साथ रहना ही सबसे अच्छी बात है। मम्मी पापा, आप हमेशा से ऐसे ही रहना। फिर पीलू और बबलू कभी भी झगड़ा नहीं किए और सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। चुलबुल नगर के गांव में सुंदरी बहुत घमंडी और अमीर जमींदारिन थी। वो गरीब लोगों को ब्याज पे पैसे उधार देती थी और जब गरीब उसे उधार के पैसे लौटा नहीं पाते थे तो वो उनकी जमीन को हड़प लेती थी। ऐसे ही एक दिन बबली उसके पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है। सुंदरी सेठानी, आप मुझे 1 लाख उधार दोगी क्या? मैं आपको अगले साल वापस कर दूंगी। मुझे कैसे पता कि तुम मुझे पैसे वापस कर दोगी? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं यही इसी जंगल में रहती हूँ। सेठानी जी, गरीब किसान हूँ, छोटी सी जमीन है मेरी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी जमीन गिरवी रख दो, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगी। वैसे कितनी बड़ी जमीन है तुम्हारी? मेरी 10 एकड़ की जमीन है, आप गिरवी रख लो। ठीक है, यहाँ अंगूठा लगाकर पैसे ले जाओ, लेकिन याद रखना पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरी। फिर बबली उन पैसों से खाद और दवाइयाँ लाती है और खेत में दिन रात बहुत मेहनत करके फसल उगाती है। इस बार उसकी अच्छी फसल हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी उसके खेत के पास से निकल रही थी। तभी उसकी नजर बबली की खेत में जाती है। अरे वो टिल्लू, कहाँ घूम रहा है? ये बता कि ये खेत किसका है जिसमें इतनी बढ़िया फसल उगी है? सेठानी जी, ये खेत बबली का है। उसी बबली का जिसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं? अरे वाह, इसका मतलब ये जमीन और ये फसल और इसका मुनाफा मेरा हुआ। फिर सुंदरी बबली से मिलती है। क्यों बबली, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, लगता है बहुत मेहनत करी हो। जी सुंदरी जी, मैं फसल बेचकर आपका उधार लौटा दूंगी। उसके बाद घर में बेटी भी है, उसकी शादी भी करनी है। ठीक है, ब्याज मिलाकर 3 लाख दे देना। क्या? लेकिन मैंने तो बस 1 लाख ही उधार लिए थे सेठानी जी। हाँ, तो ब्याज चढ़ा के और 2 लाख हो गए हैं। तुम अनपढ़ गंवार लोग कुछ नहीं समझते। ये तो अन्याय है सुंदरी जी। फालतू की बात मत कर, नहीं तो मैं तुझे घर में भी नहीं रहने दूंगी। मैं आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगी। नहीं, आप मेरी जमीन ही रख लो। शाम में बबली अपने घर आई और अपनी बेटी पीलू को रोते रोते सब कुछ बता दी। मैं उस लालची सेठानी को देखती हूँ, वो अपने आप को क्या समझती है। आप चिंता मत करो माँ, अब मैं उससे सभी चिड़ियों की हड़पी हुई जमीन वापस करवाऊंगी।
पीलू अपनी सहेली हरी के साथ एक प्लान बनाती है। दोनों सहेलियां एक छोटी सी खेत की जमीन में एक नकली पेड़ लगाती है और फिर उस पेड़ को लाल रंग से रंग देती है। फिर वो दोनों उसकी डालियों में सोने, चांदी, डायमंड्स के गहने चिपका देती है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गहने उसी पेड़ के फल हो। अब आएगा मजा, लालची सुंदरी कैसे फंसेगी देखना। इसके बाद पीलू चिड़िया हरी तोती के साथ जानबूझकर सुंदरी के पीछे जोर जोर से बातें करती है। अरे तूने देखी क्या उस लाल पेड़ को जो उस खेत में उगा है? उसमें से फल की जगह गहने उग रहे हैं। नहीं तो चल दिखा मुझे। ये सुनकर सुंदरी पीलू और हरी के पीछा करने लगती है। जब वो दोनों खेत पहुंचते हैं तो अरे क्या ये असली सोने जवाहरात है? सेठानी जी आप कब आ गई यहाँ? खैर हमने तो हीरे जवाहरात कभी नहीं देखे हैं, आप खुद ही देख लो कि सोना चांदी हीरा असली है कि नहीं। वैसे सेठानी जी आपको बता दूं कि कल बहुत बड़े जमींदार आ रहे हैं जो इस जमीन को खरीद लेंगे, इसके साथ ये पेड़ भी। ऐसा क्या? तो एक बार मुझे इसके गहने दिखाओ। फिर पीलू और हरी तोती गहने दिखाते हैं। अरे ये तो सही में हीरे हैं, हीरे। चलो अच्छी बात है, अब हम इस जमीन उस शहर वाले सेठ को बेच देंगे। नहीं नहीं, ये जमीन तो मुझे चाहिए। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं क्या सेठानी जी? अरे पीलू, तुम गरीब लोग गरीब ही सोचोगे, इसके लिए तो मैं अपनी पूरी जमीन जायदाद बेच दूंगी, लेकिन मैं इस पेड़ की जमीन को खरीद के ही रहूंगी। ठीक है, तो फिर सौदा पक्का, आपकी पूरी संपत्ति के बदले में ये जमीन। ये लीजिए इस जमीन के कागजात, लेकिन पहले आप अपनी संपत्ति के कागज मेरे नाम कर दीजिए। फिर सुंदरी अपनी पूरी संपत्ति, जमीन, जायदाद, गाड़ियाँ, हवेली पीलू के नाम कर देती है और उस छोटी से पेड़ वाली जमीन को बदले में ले लेती है। अगले दिन कुछ लोग उस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। क्यों गरीब लोग, कैसा लगा मेरा ये गहनों का पेड़? जरा हमें भी दिखाना गहने सेठानी जी। ये देखो। फिर सुंदरी उन्हें गहने दिखाती है। तभी टिल्लू के बगल में खड़े हुए पक्षी के हाथ से उस हार में पानी गिर जाता है और उसका सुनहरा रंग मिट जाता है। अरे ये क्या, पीलू मुझे लूट ली, बर्बाद कर दी। ये तो नकली लोहे की चेन है जिस पर सोने का नकली रंग लगा हुआ था। इस तरह से सुंदरी को उसकी धोखाधड़ी की सजा मिल जाती है और पीलू की मदद से बबली और बाकी जंगल के पक्षियों को उनकी लूटी हुई जमीन वापस मिल जाती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। मधुपुर के घने जंगलों में पीलू चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ और अपने पति के साथ हंसी खुशी रहती थी। लेकिन इसी जंगल में टोनी नाम का एक ईगल था जो बहुत बदमाश था। ये ईगल दूसरे पक्षियों के बच्चों को किडनैप करके ले जाता था। सभी पक्षी इस ईगल से डरते थे। टोनी की निगाहों से बच्चों को बचाना बहुत कठिन था, लेकिन पीलू चिड़िया और उसका पति हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते थे और उन्हें अपने घोंसले में छुपा कर रखते थे। ऐसे ही समय बीतता चले गया और पीलू चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए। वो अब स्कूल जाने लगे थे। बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो और स्कूल जाने लगे हो। मुझे अब तुम्हारी चिंता होती है कि कहीं टोनी ईगल आकर तुम्हें उठा न ले जाए। इसलिए अब तुम दोनों सावधानी से स्कूल जाना और सावधानी से घर वापस आना। अगर कोई तुम्हें कुछ खाने के लिए दे तो मत खाना। दोनों बच्चे स्कूल को जाते हैं और स्कूल जब खत्म हो जाता है तो वे लोग स्कूल के बाहर ही खड़े रहते हैं। तभी वहाँ पर टोनी ईगल उतरता है। बच्चों, तुम लोग बहुत देर से यहाँ खड़े हो, तुम्हें जरूर भूख लग गई होगी। चलो मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ। नहीं, हमारी माँ ने मना किया है कि किसी भी अनजान चिड़िया से कुछ नहीं खाना।
उसी समय पीलू चिड़िया वहाँ पर आती है। उसको देखकर टोनी ईगल वहाँ से तुरंत भाग जाता है। पीलू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को घर लेके आ जाती है। घर पहुंचकर दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ आप जब नहीं पहुंची थी तब वहाँ पर एक ईगल आए थे और हमें बार बार कुछ खाने के लिए कह रहे थे, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं लिया। आप जैसे ही वहाँ पहुँची तो वो तुरंत उड़ गए। पीलू चिड़िया सोचती है कि वो जरूर टोनी ईगल ही होगा जो उसके बच्चों को किडनैप करने वाला था। पीलू चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो डर जाती है। डर के कारण वो अपने एक दोस्त चीचू कौवे के पास जाती है। चीचू, आज जब मेरे बच्चे स्कूल के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे तभी वहाँ पर टोनी ईगल आया। वो उन्हें कुछ खाने के लिए कह रहा था। अगर वो कुछ खा लेते और बेहोश हो जाते तो टोनी ईगल उन्हें किडनैप करके ले जाता। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कुछ आइडिया बताओ ना। टोनी ईगल बहुत बदमाश है। वो बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही किडनैप करता है। वो बहुत खतरनाक है। एक आइडिया है, तुम अपने बच्चों को एक पासवर्ड बताओ, फिर जब उन्हें कोई भी लेने के लिए आए तो वो बच्चे उससे वो पासवर्ड मांगेंगे। अगर वो पासवर्ड सही बताता है तो बच्चे उसके साथ चले जाएं, नहीं तो। ऐसा कहकर कौवा चुप हो जाता है। पीलू चिड़िया घर पहुंचकर अपने दोनों बच्चों के कान में एक पासवर्ड बोलती है। जब भी तुम्हें कोई लेने आए तो उससे ये पासवर्ड पूछना। अगर वो पासवर्ड गलत बताए तो उसके साथ नहीं जाना। टोनी ईगल उन दोनों बच्चों पर निगाह रखता है और सोचता है, इन बच्चों की माँ बहुत शातिर है। इन बच्चों को बहुत अच्छे से बचा के रखी है, लेकिन मैं भी जानता हूँ इनको कैसे किडनैप करना है। ऐसे ही एक दिन पीलू चिड़िया के दोनों बच्चे स्कूल के बाहर अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर टोनी ईगल पहुँचता है। बच्चों, तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है, चलो मेरे साथ। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। माँ ने आपको एक पासवर्ड बताया होगा, वो पासवर्ड हमें बताइए। तुम्हारी माँ ने मुझे एक पासवर्ड बताया तो था, लेकिन वो मैं भूल गया हूँ। चलो, बहुत देर हो रहा है, तुम्हारी माँ फिक्र कर रही होगी, मेरे साथ चलो। बच्चे ईगल के साथ जाने से मना कर देते हैं। ऐसा देखकर टोनी ईगल को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों बच्चों को जबरदस्ती पकड़ लेता है। दोनों बच्चे डर के कारण मदद के लिए चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, ये चील हमें किडनैप कर रही है। बच्चों की चीख को सुनकर वहाँ पर तुरंत ही पुलिस पहुँच जाती है। टोनी ईगल पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी ईगल आखिरकार पुलिस से पकड़ा जाता है और पुलिस उसे जेल में बंद कर देती है। इसके बाद पीलू चिड़िया को उसकी होशियारी के लिए इनाम दिया जाता है। इस तरह से पीलू चिड़िया की समझदारी के कारण जंगल से टोनी ईगल का खौफ खत्म हो जाता है। अब जंगल के बच्चे हंसी खुशी खुलेआम खेल सकते थे। अमीरपुर गांव में पीलू एक पानी पूरी का ठेला चलाती थी। पीलू पानी पूरी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। उसकी खासियत ये थी कि फायर पानी पूरी बेचती थी, जिसको खाने के लिए बहुत भीड़ लगी रहती थी। पीलू की बेटी पिंकी शहर में पढ़ाई करती थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो गांव वापस आती है। मम्मी, आप ये पानी पूरी का ठेला बंद क्यों नहीं कर देती हो? बेटी, इसी से तुम्हारी पूरी पढ़ाई का खर्चा निकला है और ये घर भी इसी से चलता है। आगे तुम्हें भी ये काम संभालना है। मैं ये फालतू का काम नहीं करूँगी मम्मी। तुम शहर में जाकर बिगड़ गई हो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन पिंकी पीलू की कोई बात नहीं मानती है और एक दिन वो एक कपड़े की दुकान खोल लेती है। तो हरी तोती उससे पूछती है, ये कपड़े कितने के दिए पिंकी? जी आंटी, ये 1000 का है। 1000 का? दिखने में तो 200 रुपए का लग रहा है। इतना महंगा क्यों है ये? वो आंटी, मैं फैशन डिजाइनिंग करके आई हूँ ना, ये डिजाइनर कपड़े हैं। अरे हमें क्या करना, तू फैशन डिजाइन करी है कि नहीं? हमें तो सस्ते अच्छे कपड़े चाहिए।
इस तरह से पिंकी को कपड़े के काम में नुकसान होता है और उस धंधे को वो बंद करना पड़ता है। इसके बाद पिंकी ब्यूटी पार्लर खोलती है और उसको उस काम में भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि गांव की उधार में मेकअप करवाकर चली जाती थी और पैसे नहीं देती थी। इस पर वो रोने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे जमा किए हुए पैसों से 2-2 दुकानें खोली, लेकिन एक भी नहीं चली और पैसे भी डूब गए। अब तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। देख बेटी, औरतों को पानी पूरी बहुत पसंद आती है और उसमें उधार भी नहीं होता है। मैं फायर पानी पूरी बनाती हूँ जो पूरे जंगल में कोई नहीं बनाता है। मैं तुझे वो सिखा देती हूँ। इस तरह से पीलू अपनी बेटी पिंकी को फायर पानी पूरी बनाना सिखा देती है और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद पिंकी उसे बनाने लगती है। फिर पिंकी पीलू के पानी पूरी के ठेले में उसकी मदद करती थी। सारे पक्षी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। इसको देखकर पिंकी कहती है, माँ, तुम ठीक कहती थी, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। तुमको यहाँ इतनी इज्जत मिलती है और मुझे कपड़े की और पार्लर की दुकान में नहीं मिलती थी। माँ, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब से मैं भी लोगों को फायर पानी पूरी खिलाऊंगी। इसके बाद से पिंकी अपना सबक सीख जाती है और मेहनत से पीलू का साथ देती है। फिर दोनों माँ बेटी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वो बहुत कमजोर हो चुका था और खुद से शिकार भी नहीं कर सकता था। इस तरह कमजोर होने के कारण वो भूखा रहने लगा और अपनी गुफा में सोचने लगा, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो इस बुढ़ापे में भूखा ही मर जाऊंगा। अगर मेरी मदद छोटू कर देगा तो मेरा काम बन सकता है। और फिर शेरा छोटू से मिलता है। छोटू, तुम मेरे बीमार होने की खबर जंगल में फैला दो, बाकी मैं तुम्हें खाने में हिस्सा दिया करूँगा। छोटू शेर की बीमार होने की खबर जंगल में फैला देता है। जब जानवर शेर की तबीयत पूछने के लिए उसकी गुफा में जाते थे तो शेर उनका शिकार कर लेता था। इस तरह से बहुत दिनों तक शेर एक एक करके बहुत से जानवरों को खा जाता था और वो हट्टा कट्टा हो गया। ये तो अच्छा तरीका हाथ लगा है। अब तो मुझे जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है, गुफा में ही शिकार आ जाते हैं। एक दिन रिंकू खरगोश सोचता है कि जंगल से जानवर कम हो रहे हैं। जो भी जानवर शेर को देखने के लिए गया है उसके बाद से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्या राज है, पता करना होगा। और रिंकू शेर की गुफा के बाहर जाता है। महाराज शेर जी, कैसे हैं आप? कौन है? मेरी तबीयत बहुत खराब है, अंदर आ जाओ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आ जाओ दोस्त, गुफा के अंदर आ जाओ। इतनी देर में रिंकू गुफा के आसपास ध्यान से देखता था। महाराज, आपकी गुफा के अंदर जानवरों के पंजों के निशान हैं, लेकिन जानवरों की बाहर आने की निशान नहीं है। कुछ गड़बड़ है। और अब तो मैं अंदर झांक कर देख रहा हूँ, गुफा के अंदर तो जानवरों की हड्डियाँ दिखाई दे रही है। फिर रिंकू वहाँ से भाग जाता है और पूरे जंगल में ये बात फैला देता है। सारे जानवर छोटू को पकड़ लेते हैं। क्यों छोटू, तुम्हारी और शेर की क्या मिली भगत है, बताओ हमें। डर के कारण छोटू सब बोल देता है। फिर छोटू की पिटाई हो जाती है और उसे जंगल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लगता है कि अब मैं अपने बुरे कर्मों के कारण भूखा ही रह जाऊंगा। शेर जंगल में शिकार नहीं कर पाता है और उसका भूखे रहने से बहुत बुरा अंत होता है। दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाने से और धोखा देने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। एक गांव के जंगल में पिंटू गेंडा रहता था। उसे अपने नाक की सींग पर बहुत घमंड था। जब भी वो अपनी नाक की सींग देखता उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पिंटू को अपनी मोटी खाल पर दुख होता था। वाह,
क्या नाक की सींग मेरी, ऐसी बड़ी बड़ी सींग के लिए तो बहुत सारे गेंडे तरसते हैं। मेरी जैसी सींग तो अच्छे अच्छे अमीर गेंडों के पास नहीं होती है, लेकिन मेरी खाल इतनी मोटी क्यों बना दी समझ नहीं आता। काश मेरी खाल पतली होती तो ये सींग और भी खूबसूरत लगती। एक दिन उस गांव के जंगल में शेर घुस आता है और वो वहाँ के जानवरों के ऊपर हमला करके उन्हें नुकसान पहुँचाने लगता है, जिससे सभी जानवर शेरा से बहुत डर जाते हैं। अरे ये शेरा कहाँ से आ गया है? वो तो बहुत ही खूंखार और खतरनाक है। कल मुझ पर हमला करके मुझे घायल कर दिया और मेरा सारा पैसा लूट लिया। ऐसे ताकतवर जानवर से तो मेरा कभी सामना नहीं हुआ। अगर ऐसा वो तुमको हरा सकता है भल्लू भाई, तो मुझ जैसे छोटे जानवरों को तो ये गांव छोड़कर ही जाना पड़ेगा। ये सब पिंटू सुन रहा था। तब छोटू की नजर उस पर पड़ती है। पिंटू भाई, उस मुसीबत से तो तुम ही बचा सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ छोटू, बताओ मुझे। तुम्हारी खाल इतनी मोटी है कि वो तुम पर अगर हमला भी करेगा तो उसके हमले का तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। फिर हम सब उसको मिलकर पकड़ लेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो छोटू? तो क्या मेरी मोटी खाल का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं पिंटू, छोटू तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो सही कह रहा है। तुम्हारी मदद से हम उस शेरा को पकड़ लेंगे। और फिर सभी जानवरों की बात सुनकर पिंटू उनके साथ शेरा को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर पिंटू अकेला गांव के सुनसान इलाके में घूमता रहता है। उसी समय शेरा आ जाता है। वाह, आज तो मोटी खाल वाला आया है, इसको हराने में मजा आएगा। शेरा को देखकर पिंटू डर जाता है। शेरा उसको पकड़ने के लिए भागता है और तुरंत ही झपटा मारता है। शेरा के तेज धार वाले नाखून उसकी मोटी खाल से टकराते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अरे ये क्या? इस पर तो मेरे हमले का कोई असर नहीं हो रहा है। शेरा बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो पिंटू का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तभी पिंटू एक तरफ भागता है और शेरा पर मोटा सा जाल आकर गिरता है और शेरा पकड़ा जाता है। वहाँ के जानवर तुरंत पेड़ों और झाड़ियों के पीछे से आते हैं और शेरा की पिटाई कर देते हैं। शेरा भाग खड़ा होता है। अब मैं इस गांव की तरफ मुंह मोड़ कर भी नहीं देखूंगा। वाह पिंटू भैया, तुम्हारे कारण गांव का भला हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस खाल को देख दुखी होता था वो मुझे इज्जत दिलाएगी। इस तरह से पिंटू गेंडे को ये समझ आ जाता है कि जो चीज काम की नहीं होती है वो सुंदर तो दिख सकती है, लेकिन उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी खूबी किस बात से है ये पहचानना चाहिए। एक छोटे से गांव में मगरू बदमाश रहता था। वो दूसरे के बच्चों को अपहरण कर लेता था, लेकिन आज तक उसे किसी ने रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। तो किसी को ये नहीं पता था कि मगरू ही बच्चों की चोरी करता है। उसी गांव में पिग्गी और पिग्गा रहने के लिए आते हैं। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। पिग्गा कहता है, बच्चों, हम काम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग घर को अंदर से बंद कर दो और जब हम आए तभी घर का दरवाजा खोलना। जी पापा। ऐसा कहकर वो और उसकी पत्नी चले जाते हैं। और ये देखकर मगरू सोचता है, वाह, इतने सुंदर बच्चे, इन्हें चुराने में मजा आएगा। और मगरू उनके घर जाता है और दरवाजे पर खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है। एक बच्चा ऊपर खिड़की से उसे देख लेता है। अरे कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, मैं बहुत देर रुक नहीं सकता, अगली बार पूरी प्लानिंग के साथ आऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। जब पिग्गा और पिग्गी वापस आते हैं तो
पापा, मगरमच्छ अंकल दरवाजा खटखटा रहे थे, हमने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन कम से कम ये पूछ लेना कि आप कौन हैं, इससे पता चल जाएगा कि वो किस काम से आए थे। और अगले दिन भी दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को घर में छोड़कर उनसे घर को अंदर से बंद करने के लिए कहकर चले गए। दूर से मगरू ये देख रहा था और थोड़ी ही देर में वो उनके घर जाता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं दूध वाला हूँ, मैं दूध बेचता हूँ। लेकिन मम्मी पापा नहीं है, आप शाम में आना। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने ही भेजा है तुम्हें दूध देने के लिए, दरवाजा खोलो। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। सॉरी अंकल, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। मम्मी पापा सिखाए हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने की चीज नहीं लेनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मगरू बहुत गुस्सा करता है, लेकिन दूर से पिग्गी और पिग्गा आते दिखते हैं तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर बच्चे पूरी बात अपने मम्मी पापा को बताते हैं। लगता है वो बच्चा चोर ही है, अब से हमें सावधान रहना होगा। इधर मगरू बहुत गुस्से में रहता है, उसे अब सावधान रहना होगा। मैं तो बच्चों को चुरा कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। और अगले दिन मगरू पिग्गी और पिग्गा के जाने के बाद उनके घर जाता है और गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है और वो तीनों बच्चों को उठाकर भागने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि थोड़ी ही दूर में पिग्गी और पिग्गा उसका इंस्पेक्टर सींगा गेंडे के साथ इंतजार कर रहे थे। वो रहा बच्चा चोर मगरू। अब इसकी खैर नहीं। और सींगा तुरंत मगरू के सामने आ जाता है और उसके कांस्टेबल्स उसको घेर लेते हैं। बच्चों को छोड़ दो मगरू, तुम रंगे हाथों बच्चा चोरी करते पकड़े गए हो। अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कल रात में इंस्पेक्टर सिंगा जी से मिलकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया था। और फिर मगरू से सींगा बच्चों को छीन लेता है और मगरू की पिटाई हो जाती है और उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब कोई गलत काम करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो एक न एक दिन उसे अपने बुरे कामों का बुरा परिणाम भुगतना ही होता है।